हेलो दोस्तों, मेरा नाम है नीरज और मैं एक इंग्लिश एजुकेटर हूँ। और मैं पिछले 6 साल से इंग्लिश को एज अ सब्जेक्ट कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में पढ़ा रहा हूँ। अगर मैं बात करूँ अपनी हायर क्वालिफिकेशन की, तो मैं पोस्ट ग्रेजुएट हूँ। इन 2015 मैंने MSW कंप्लीट किया अपना। और अगर मैं बात करता हूँ अपनी ग्रेजुएशन की, तो मैंने अपना ग्रेजुएशन कंप्यूटर एप्लीकेशन से किया है, BCA। और ये मैंने देहरादून से किया है। अगर मैं बात करता हूँ अपनी टीचिंग एक्सपीरियंस की, तो जैसे कि मैंने बताया कि मैं पिछले 5 साल से पढ़ा रहा हूँ इंग्लिश एज अ सब्जेक्ट। और 2015 से लेकर 2017 के बीच में 2 साल मैंने दिल्ली के मुखर्जी नगर से अपने एज अ स्टूडेंट वहाँ से मैंने कोचिंग किया। और जब ड्यूरिंग द कोचिंग मेरा जो मेन सब्जेक्ट था वो भी इंग्लिश ही था। इंग्लिश को मैंने स्पेसिफिकली पढ़ा क्योंकि मुझे इंग्लिश में इंटरेस्ट है, पढ़ना भी और पढ़ाना भी। और पिछले 5 सालों से मैं इंग्लिश को पढ़ा रहा हूँ वनडे एग्जामिनेशन में। हर तरह के स्टूडेंट्स को मैं कवर करता हूँ, चाहे वो वनडे एग्ज़ाम में हो, जैसे SSC हो गया, आपका बैंकिंग हो गया, सबका सिलेबस थोड़ा थोड़ा अलग है। तो हम लोग जो बात करेंगे अपने आने वाले मॉड्यूल की, वो मैं SSC का मॉड्यूल आपसे शेयर करूँगा। और अगर मैं अपने करंट एसोसिएशन की बात करूं इस समय, तो मैं इस समय महिंद्रा ब्रांच, जो कि चंडीगढ़ की ब्रांच है, वहाँ पर अपना ऑफलाइन बैच ले रहा हूँ, जहाँ पर मैं SSC के स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूँ। इसके अलावा मेरा अपना यूट्यूब चैनल भी है, जहाँ पर मैं अपने स्टूडेंट्स के लिए ऑनलाइन जो स्टफ़ हैं वो उनको प्रोवाइड करता हूँ टीचिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके अलावा क्योंकि मेरा होम टाउन डिस्ट्रिक्ट सहारनपुर उत्तर प्रदेश है, तो मैं वीक में 2 दिन चंडीगढ़ रहता हूँ और बाकी के जो रेस्ट ऑफ द वीक है वो मैं अपने लोकल इंस्टीट्यूशन में अपनी सर्विस एज अ टीचर प्रोवाइड करता हूँ। और अभी तक मैंने लगभग 25+ वनडे एग्ज़ाम्स में मैं अपीयर हो चुका हूँ, जिसमें आपके हर टाइप के एग्ज़ामिनेशन का मुझे एक्सपीरियंस है, चाहे वो SSC की बात कर लीजिए, बैंकिंग की बात कर लीजिए, या स्टेट एग्ज़ाम्स की बात कर लीजिए। और लगभग 10+ एग्जामिनेशन में, आउट ऑफ 20 एग्जामिनेशन, उनमें से लगभग 10 एग्जामिनेशन ऐसे भी रहे हैं जिसमें मैं फाइनल सिलेक्शन तक आया हूँ। ठीक है। टीचिंग कराना मेरा पैशन है, मेरा इंटरेस्ट है। और मुझे इसमें काफ़ी कंफर्ट फील होता है। इसलिए टीचिंग प्रोफेशन एज अ प्रोफेशन मैंने इसको ज्वाइन किया। 2017 से ही मैं टीचिंग कराना मैंने शुरू कर दिया था। तो मेरे पास लगभग हर तरह का एक्सपीरियंस है, हर तरह के स्टूडेंट्स से मैं इंटरेक्ट हुआ हूँ। मैंने कुरुक्षेत्र में भी पढ़ाया है, चंडीगढ़ में जैसे कि मैंने बताया मैं पढ़ा ही रहा हूँ अभी भी, और अम्बाला में भी मैंने पढ़ा रखा है। तो हर तरह के स्टूडेंट्स का मेरे पास एक्सपीरियंस है। तो अगर आप हमारे कोर्स से जुड़ते हैं, मेरे कोर्स से जुड़ते हैं, तो आप को एक बेटर, सिर्फ स्टडी नहीं, स्टडी के साथ साथ हमारा जो मेन चीज़ होता है किसी भी कंपटीशन को बीट करने का, वो होता है अप्रोच, हमारी स्ट्रैटेजी कैसी होनी चाहिए। और मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको इसे बताना चाहता हूँ कि हमारे स्टूडेंट्स में इंग्लिश को लेके फोबिया है। हम बात करते हैं SSC की या अदर वनडे एग्जामिनेशन की बात करते हैं, तो स्टूडेंट्स को इसके अंदर फोबिया होता है कि हम इंग्लिश कैसे पढ़ें। और फोबिया स्टूडेंट्स ने बना रखा है। एक्चुअली में होता क्या है कि हमारी मदर टंग, एज वी नो दैट, कि हिंदी है। तो जब हम किसी दूसरी लैंग्वेज को पढ़ते हैं या सीखने की कोशिश करते हैं, तो वो हमें सेकेंडरी लैंग्वेज में कंसिडर करते हैं, और इसी वजह से हमें इंग्लिश एक फोबिया लगने लग जाता है। लेकिन जहाँ तक मेरी जानकारी है और मेरी नॉलेज है, और जहाँ तक मैं अपने स्टूडेंट्स को ट्रीट करता हूँ, तो मैं इंग्लिश को रट्टाफिकेशन पे बिलीव नहीं करता, रूल्स को मैं रटवाता नहीं हूँ। ठीक है। रटने वाली चीज़ है, वोकैबलरी है, उसमें मैं डेफिनेटली कराता हूँ, लेकिन उसमें भी मैं कोशिश करता हूँ कि हमें रटना ना पड़े। कुछ शॉर्ट ट्रिक्स मैंने बना रखी हैं, वोकैबलरी मैं उससे पढ़ाता हूँ। हम लोग अपने थ्रू आउट द कोर्स, हम आप देखेंगे, मैं आपको अभी स्लाइड में ले चलूँगा कि हम लोग कैसे कैसे अपने सिलेबस को कंप्लीट करेंगे और क्या क्या चीज़ें पढ़ेंगे। ठीक है। तो चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ, और मैं आपको कोर्स डिटेल बता देता हूँ और किस तरह से हम अपने सिलेबस को कवर करना है, किस तरह से हम करेंगे और क्या क्या चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे, ये हम लोग देखते हैं अपनी नेक्स्ट की स्लाइड में। तो चलिए चलते हैं अपनी स्लाइड पर। तो वेलकम बैक गाइस। एज आई सेड दैट माय नेम इज़ नीरज, और ये मेरा फॉर्मल इंट्रोडक्शन है जो मैंने अभी आपसे डिस्कस किया, आपसे शेयर किया, वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। मैं पिछले 6 साल से पढ़ा रहा हूँ और मेरा मास्टर जो है वो सोशल वर्क में है। कंप्यूटर एप्लीकेशन से मैंने ग्रेजुएशन किया है, और रिसेंटली अगर मैं बात करूँ तो मैं महिंद्रा एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड चंडीगढ़ ब्रांच से एसोसिएट हूँ। राइट। और जैसे कि मैंने बताया कि ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह के बैचेस में प्रोवाइड करता हूँ। तो आगे की स्लाइड में हम लोग क्या देखने वाले हैं, लेट्स सी।
तो ये स्लाइड्स का कंटेंट है पूरी पीपीटी का, जिसमें हम लोग क्या क्या देखने वाले हैं इसका एक ब्रीफ यहाँ पर मैंने दिया हुआ है। जैसे कि आप देख रहे होंगे कि सबसे पहले हम कंटेंट की बात करेंगे, क्या क्या चीज़ हम पढ़ने वाले हैं। CTD की बात करेंगे, यानी कि पूरी कोर्स की ड्यूरेशन कितनी रहेगी, और हर एक टॉपिक को मैंने कितना टाइम डिस्ट्रीब्यूट किया है, इसके लिए भी मैंने पूरा डिटेल यहाँ पर दिया है। और लास्ट में हम लोग थोड़ा सा टीचिंग का डेमो भी देखेंगे, सो दैट हम बेटर अंडरस्टैंडिंग के साथ अपने कोर्स को कर सकें। तो चलिए अगली स्लाइड पे चलते हैं। ये देखिए जो सिलेबस है वो SSC के हिसाब से मैंने बनाया हुआ है, और SSC के जो मॉड्यूल की बात मैं अगर करूं, आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, तो यहाँ पर मैंने 3 चीज़ों को इंक्लूड किया है। यू कैन सी देयर, सी यहाँ पर ग्रामर रूल्स का एक सेगमेंट अलग है, वोकैबुलरी का अलग है, प्रैक्टिस का अलग है। तो SSC के सिलेबस की जब मैं बात करता हूँ तो मैं 3 चीज़ों की बात कर रहा हूँ। एक ग्रामर रूल्स, जो हमारी पूरी ग्रामर है इंग्लिश की, उसकी बात होगी, वोकैबुलरी की बात होगी, और प्रैक्टिस की बात होगी। अब ग्रामर में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं, कौन कौन से टॉपिक होंगे, नंबर ऑफ टॉपिक्स मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं, आप देख सकते हैं। सी नाउन, प्रोनाउन, आर्टिकल, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, टेंस, नरेशन, वॉइस, कंडीशनल सेंटेंसेस, सब्जेक्ट, वर्ब, एग्रीमेंट, कंजंक्शन एंड प्रीपोजिशन। ये SSC के सिलेबस के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पर डिजाइन किया हुआ है, और जो बॉक्सेस में मैंने रखे हुए हैं टॉपिक, हम पढ़ते भी इसको इसी सीक्वेंस में हैं। यानी कि सपोज अगर हम लोग वर्ब से स्टार्ट कर रहे हैं तो उसके बाद मैं एडजेक्टिव ही पढ़ाता हूँ और उसके बाद मैं एडवर्ब लेता हूँ। इसके पीछे रीजन ये है कि इन टॉपिक्स में आपस में कनेक्शंस होते हैं, इंटरकनेक्शन होता है। तो अगर मैं सीधा एडवर्ब पढ़ाने लग जाऊँ और मैंने आपको एडजेक्टिव नहीं पढ़ाया तो चीज़ें ठीक से अंडरस्टैंडिंग नहीं हो पाती है स्टूडेंट को। तो इसलिए मैंने यहाँ पर ग्रुप्स बना रखे हैं। ओके, 13 टोटल चैप्टर होंगे अलॉन्ग विद वोकैबुलरी एंड प्रैक्टिस। ये हमारा पूरा सिलेबस है जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। अब आगे बात करते हैं हम लोग। अब बात करेंगे कोर्स ड्यूरेशन की। ठीक है, कोर्स ड्यूरेशन इन द सेंस कि हमारा जो पूरा कोर्स चलेगा उसमें कितना टाइम लगेगा और कितने समय का हमारा ये होने वाला है। तो 100 आवर्स का मैंने टोटल इसको डिस्ट्रीब्यूट किया है कि अपने पूरे कोर्स में हम लोग 100 आवर्स को कवर करेंगे, और इस 100 आवर्स को भी मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, आप देख सकते हैं। देखिए जो 100 आवर्स आप देख रहे हो, इसमें 2 सेक्शन में मैंने इसको पार्ट 1 और पार्ट 2 में डिवाइड किया हुआ है। पार्ट 1 हमारा जो एसोसिएट है वो ग्रामर रूल से है। इससे पहले की स्लाइड मैंने आपको एक बार दोबारा बता देता हूँ। ये जो ग्रामर रूल्स की बात कर रहा हूँ ना, इसको मैं पूरा ग्रामर बोल रहा हूँ। ठीक है, सी तो ग्रामर रूल्स हम लोग 40 घंटे इसको देंगे, और रेस्ट जो 60 आवर्स है इसमें हम लोग वोकैबुलरी और प्रैक्टिस पे काम करेंगे। अब काफ़ी स्टूडेंट्स के दिमाग में बात आ रही होगी कि सर 60 आवर्स हमने वोकैबुलरी और प्रैक्टिस को दिया है तो ये कहीं ज़्यादा तो नहीं है। देखिए मेरा अब तक का एक्सपीरियंस ये कहता है कि जिस भी किसी एग्जाम में इंग्लिश आती है, राइट, जिस भी किसी एग्जाम में इंग्लिश आती है वहाँ पर आपकी जो ग्रामर का वेटेज होता है वो 40% होता है, 40 to 45% ही होता है। रेस्ट ऑफ द परसेंटेज जो आप देखते हैं वो आपकी तभी हो सकती है जब आपकी वोकैबुलरी अच्छी हो और आपने अच्छे से प्रैक्टिस कर रखी हो। तो इसीलिए उसी हिसाब से जो है मैंने यहाँ पर चीज़ों को सेट किया हुआ है। अब इसको हम लोग कैप्चर कैसे करेंगे या ग्रैब कैसे करेंगे, इसके बारे में आगे की स्लाइड में मैं बात करता हूँ। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। कोर्स ड्यूरेशन हमारी 100 आवर्स की होने वाली है। ठीक है, 40 आवर्स यानी कि 40 आवर्स का ग्रामर होगा और 60 आवर्स में हम लोग वोकैबुलरी और प्रैक्टिस करेंगे पार्ट 2 में। चलिए अब आगे देखते हैं अगली स्लाइड में। ये हमारा जो ग्रामर के टॉपिक्स जो मैंने आपको पीछे दिखाए 13 टॉपिक्स हैं, उसमें ऐसा नहीं है कि हम लोग हर एक टॉपिक को इक्वल टाइम देंगे। वो टॉपिक के ऊपर टॉपिक टू टॉपिक वेरी करेगा। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर 8 टॉपिक आपको दिखाई दे रहे हैं, नाउन, प्रोनाउन, आर्टिकल, वर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, एडवर्ब और एडजेक्टिव। ये जो 8 टॉपिक है इसको कवर करने के लिए हम लोग टोटल 3 आवर्स ऑक्यूपाई करेंगे। अब ये 3 आवर्स जो हम लोग देख रहे हैं इसमें भी 2 घंटे हम लोग थियरी पढ़ेंगे, रूल्स पढ़ेंगे, और एक क्लास प्रॉपरली, अगर हमारी 1 घंटे की क्लास होती है पर डे में तो 2 क्लासेस हमारी थ्योरी में चलेगी और 1 क्लास हमारी थ्रू आउट प्रैक्टिस पर बेस्ड होगी, राइट। और ये टोटल 3 आवर्स यहाँ पर आपके हम लोग इस तरीके से कवर करेंगे। ये 8 टॉपिक हैं जिसमें हमें 3 आवर्स पर टॉपिक मैंने यहाँ पर इसको सेट किया हुआ है। और ये 3 आवर्स में यानी कि अगर 1 आवर की पर डे क्लास होती है तो 3 डेज में हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो जाता है थोरोली विद प्रैक्टिस, राइट। अब बाकी की जो टॉपिक्स हैं 8 टॉपिक्स हमारे यहाँ हो गए, बाकी के 5 टॉपिक्स यहाँ पर आपके सामने हैं। ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है, टेंस है, वॉइस है, नरेशन है और कंडीशनल सेंटेंसेस है। ठीक है, ये जो आप देख रहे हो 5 टॉपिक ये इंग्लिश की कोर है। जैसे कि आपको पता है कि टेंस के बिना अगर आपको टेंस की नॉलेज नहीं है
तो वॉइस और नरेशन या कंडीशनल सेंटेंसेस आप अच्छे से नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए ये चारों टॉपिक इंटर रिलेटेड हैं, इंटर डिपेंडेंट हैं, इसलिए मैं इनको एक साथ ही कराता हूँ और इसमें टाइम भी ज़्यादा लगता है। वहाँ पर मैंने 3 घंटे अलॉट किया है, यहाँ पर हर एक टॉपिक के साथ मैंने 4 घंटे अलॉट किया है। बाइफरकेशन वही रहेगा, 3 घंटे की थ्योरी होगी, रूल्स होंगे और 1 घंटे की आपकी प्रैक्टिस होगी, राइट। तो ये हमारा पूरा का पूरा जो 40 आवर्स की मैं यहाँ पर बात कर रहा था, ये हमारा यहाँ तक कंप्लीट हो जाता है। ये हमारी ग्रामर सेगमेंट कंप्लीट हो गया। अब बाकी के जो 60 आवर्स हैं, ओके, बाकी के जो 60 आवर्स हमारे बचे हैं, उसमें मैंने बताया था कि वोकैबुलरी और प्रैक्टिस पे हम लोग फोकस करेंगे। तो वोकैबुलरी, क्लोज टेस्ट, अनसीन पैसेज, पैराजम्बल, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, फिलर्स और PYQ या प्रीवियस ईयर्स पेपर, ये हमें कंप्लीट करना है 60 आवर्स में, ठीक है। अब आपके मन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि क्या हम पहले ग्रामर 40 घंटे की कवर करेंगे, उसके बाद हम लोग इस पर आएंगे, यानी कि जो हमारा प्रैक्टिस और वोकैबुलरी का सेशन होगा। इसका जवाब आपको अगली स्लाइड में मैं देने की कोशिश करता हूँ। सी, ये हमारा पर डे क्लास का मॉड्यूल होगा। फिलहाल मेरे जो मैंने ये डिज़ाइन किया है, ये 60 मिनट्स की पर डे की क्लास मैंने डिज़ाइन की है, यानी कि एटलीस्ट 1 घंटे की क्लास हमें लेनी है। टाइम के साथ मैं स्लॉट बढ़ा भी सकता हूँ, 1.5 घंटे के भी कर सकता हूँ, वो डिपेंड करता है, राइट। लेकिन फिलहाल हम 60 मिनट्स के हिसाब से चल रहे हैं। देखिए 60 मिनट्स में मैंने इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3। ये 60 मिनट्स की बात हो रही है। स्टार्टिंग के जो 20 मिनट्स आप देख रहे हो, इसमें हम प्रैक्टिस करेंगे जो 60 आवर्स की। सी, यहाँ पर जो हमने 60 आवर्स देखा है ना, ये वाला, ये हम ऐसा नहीं है कि एक साथ करेंगे, इसको हम लोग डेली करेंगे, डेली बेसिस पर। तो पार्ट 1 20 मिनट्स मैंने प्रैक्टिस के लिए शेड्यूल किया है, और पार्ट 2 यानी कि 30 मिनट जो हम लोग करेंगे, ये ग्रामर को कवर करेंगे। जो मैंने आपको 13 चैप्टर बताए हैं, उसको हम लोग डेली 30 मिनट प्रैक्टिस करेंगे और पढ़ेंगे, ठीक है। और उसके बाद लास्ट के जो 10 मिनट्स, यहाँ पर इसको 10 कर दीजिएगा, ये 10 मिनट है, जो लास्ट के 10 मिनट आपके बचेंगे, ये आपके वोकैबुलरी के होंगे। तो हम क्या देख पा रहे हैं कि पर डे की क्लास जब हम लेते हैं, तो हमारे तीनों सेगमेंट जो हैं वो साथ साथ चलते हैं, और जिससे हमारी प्रैक्टिस भी बनी रहती है, ग्रामर भी बना रहता है, और हमारी वोकैबुलरी भी डे टू डे हमारी इंक्रीज होती जाएगी। कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं, वो पहले ग्रामर की बुक पढ़ना शुरू कर देते हैं, ग्रामर पढ़ लेते हैं, और उसके बाद वो प्रैक्टिस पे और वोकैबुलरी बढ़ाते हैं, जो कि अप्रोच मेरे हिसाब से गलत है। क्योंकि आपको वोकैबुलरी कोई ऐसा सेगमेंट नहीं है कि आप 10 दिन में या 1 महीने में कर लेंगे, इसको आपको डेली बेसिस पर ही करना होता है। और वोकैबुलरी पढ़ाने का भी मेरा जो मेथड है, वो अलग अलग तरीके से मैं आपको वोकैबुलरी पढ़ाता हूँ। स्टोरी बेसिस भी है और निमोनी टेक्निक्स हैं, कुछ मैं डायरेक्टली यूज़ करके आपको दिखाऊंगा। तो वोकैबुलरी का एक बहुत बड़ा सेगमेंट है, और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और हमारे कोर्स की अप्रोच से भी, ठीक है। तो ये हमारा हो गया पर डे क्लास का, हमने समझ लिया, और किस तरह से हमारी पूरी क्लास का ड्यूरेशन होना है 100 आवर्स का, ये मैंने आपको आई थिंक आप समझ गए होंगे। और अगर हम आगे बात करें, तो ये पूरा सिलेबस हो गया, SSC मॉड्यूल हमारा, और ये सारी चीज़ें हमने कवर कर ली। अब हमें क्या करना है, अब हमें एक डेमो देखना है। टीचिंग का डेमो में आपको हम लोग शेयर करेंगे। एक छोटा सा टॉपिक मैंने लिया है, और उसको मैं आपको बताऊंगा किस तरह से हमें उसको पढ़ना होता है और कैसे हम लोग उसको आगे अपनी कोर्स में करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डेमो को। ओके फ्रेंड्स, अब हम लोग बात करते हैं, एक छोटा सा टॉपिक मैंने यहाँ पे लिया है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं इन्फिनेटिव। ओके, इन्फिनेटिव एक बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है। जहाँ भी एग्जाम में इंग्लिश आती है, वहाँ पर आपको वर्ब से रिलेटेड अगर टॉपिक क्वेश्चन अगर वहाँ से फ्रेम करना होता है, तो बहुत चांसेस होते हैं कि इन्फिनेटिव या बेयर इन्फिनेटिव से क्वेश्चन, या पार्टिसिपल से, या फिर जेंड से क्वेश्चन आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूँ, इन्फिनेटिव जो पार्ट है, ये वर्ब का टाइप ऑफ एक वर्ब होती है, नॉन फाइनाइट वर्ब्स का एक पार्ट होता है इन्फिनेटिव। तो होता क्या है बेसिकली, अगर हम बात करें कि इन्फिनेटिव होता क्या है, तो यू कैन रिप्लाई, अगर हम किसी भी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ टू प्लेस कर दें, तो ये बन जाता है क्या, ये बन जाता है आपका इन्फिनेटिव। क्या बन जाता है, इन्फिनेटिव बन जाता है, राइट। अब जैसे एग्जांपल के लिए अगर मैं कहूं, अगर मैं कहना चाह रहा हूं टू प्ले, टू प्ले, ओके, टू टीच, राइट, या फिर टू ईट, या फिर हम कह सकते हैं टू हेल्प, ओके, टू हेल्प। तो कोई भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ अगर आप टू जोड़ देते हैं, तो ये क्या बन जाता है, ये बन जाता है इन्फिनेटिव। अब इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं, उसके लिए हम समझते हैं। देखिए,
अगर मैं आपसे ये कहूँ कि कोई एक ऐसा सेंटेंस असर्टिव सेंटेंस बनाइए जो वर्ब से स्टार्ट होगा, ठीक है, तो कंडीशन ये है कि आप आईएनजी से शुरू नहीं कर सकते और सेंटेंस असर्टिव होना चाहिए। तो देखिए मैं एक सेंटेंस बना के दिखा देता हूं सो दैट आपको क्लैरिटी आ जाए, ठीक है। ओके, सी एक्सक्यूज मी, सेंटेंस है टू टीच, या हम लोग टू टीच नहीं लेते, टीचिंग लेते हैं, राइट, सो दैट हम इसको और बेटर तरीके से बता सकते हैं। लेट मी चेंज द कलर ऑफ पेन। ओके, देखिए टीच आप कुछ भी बना सकते हो, मैंने सिंपल सेंटेंस लिया टीच टीच इज माई पैशन। एग्जाम्पल के लिए मैंने सेंटेंस लिखा है, ठीक है। अब देखिए अगर आप देखेंगे तो ये सेंटेंस गलत है अपने आप में। गलत क्यों है? क्योंकि यहां पर इसने टीच से शुरू किया है और यहां पर हमें जरूरत थी किस चीज की? सब्जेक्ट की। और सब्जेक्ट दो ही चीजें हो सकती हैं। अगर आपको सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट प्लेस करना है तो सब्जेक्ट दो ही चीजें हो सकती हैं, या तो सब्जेक्ट कोई नाउन हो सकता है या तो सब्जेक्ट कोई प्रोनाउन हो सकता है। इसके अलावा तीसरी कोई चीज नहीं हो सकती। लेकिन ये तो एक वर्ब है, तो इसीलिए ये सेंटेंस गलत है। अब इसका सही आंसर क्या होना चाहिए? इसका सही आंसर होना चाहिए ये। देखिए अगर मैं यहां पर इससे पहले टू लगा दूं, टू टीच, तो ये सही हो जाएगा। यानी कि इस सेंटेंस को ठीक करने के लिए मैं अगर यहां पर टू टीच लिखता तो ये सेंटेंस बिल्कुल ठीक होता। अब हमने क्या किया? टीच एक वर्ब है, वर्ब से पहले हमने टू लगा दिया, यानी कि हमने इसको क्या बना दिया? हमने इसको इन्फिनेटिव बना दिया। अब हम इसका इस्तेमाल सब्जेक्ट की तरह कर सकते हैं। हम इसका इस्तेमाल इन्फिनेटिव का इस्तेमाल ऑब्जेक्ट की तरह भी कर सकते हैं। जैसे एक छोटा सा सेंटेंस मैं यहाँ पे लिखता हूं, एक सेंटेंस मैं यहाँ पे लिखता हूं, सी द बॉय is forgot post the letter। ठीक है, अब देखिए ये हो गया सब्जेक्ट, इतना हिस्सा, ये होगी इसकी वर्ब, और ये जो रेस्ट ऑफ द पार्ट बचा हुआ है पोस्ट और एक लेटर, द लेटर, ये क्या हो सकते हैं? ये आपके हो सकते हैं क्या? ऑब्जेक्ट। ये क्या होंगे? ये ऑब्जेक्ट, ये भी ऑब्जेक्ट है और ये भी ऑब्जेक्ट है, ठीक है। ऑब्जेक्ट एक से ज्यादा हो सकते हैं। मेन वर्ब क्या है? मेन वर्ब इसमें ये है, और सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट इसके अंदर ये है, ठीक है। तो यहां पर ये तो चलो ठीक है। देखिए सब्जेक्ट, यहां पर मैंने एक बात आपको समझाई कि सब्जेक्ट क्या हो सकते हैं? नाउन या प्रोनाउन हो सकते हैं। इसी तरीके से ऑब्जेक्ट भी केवल नाउन या प्रोनाउन ही हो सकता है। तो यहां पर ये तो चलो ठीक है, लेकिन पोस्ट तो वर्ब हो गई, इसको मुझे यहां पर ऑब्जेक्ट की तरह प्लेस करना है, तो यहां पर ये सेंटेंस गलत है। यहां पर क्या ना चाहिए था? यहां पर टू मिसिंग है। तो हमने क्या किया? हमने इन्फिनिटिव का इस्तेमाल सब्जेक्ट की तरह भी किया और ऑब्जेक्ट की तरह भी किया, तो ये इसका इस्तेमाल होता है। आई होप यू अंडरस्टैंड। आगे चलते हैं, चीज को समझते हैं। अब एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इन्फिनिटिव का इस्तेमाल जो आता है वो कहां कहां आपको याद रखना है? सबसे पहला है इनफ के साथ, उसके बाद टू बी वर्ब के साथ, और ये कुछ वर्ब्स होती हैं जो डायरेक्टली एग्जाम में पूछी जाती है। अगर इनमें से किसी वर्ब का इस्तेमाल किया जा रहा है तो आप इन्फिनिटिव के साथ जाते हैं, ठीक है। अब इसका मैं एक एग्जाम्पल आपको बता देता हूँ। देखिए अगर बात करते हैं इनफ की, तो मैं एक सेंटेंस के साथ आपको इसको एक्सप्लेन करना चाहूंगा। इनफ, देखिए जैसे अगर मैं लिखना चाहूँ सोनिया इज rich enough buy this house, ठीक है, एक सेंटेंस है सिंपल सा। अब देखिए यहां पर इनफ का इस्तेमाल किया गया है। मैंने अभी आपको बताया कि अगर इनफ का इस्तेमाल किया जा रहा है तो उसके बाद इन्फिनिटिव का इस्तेमाल होगा, यानी कि यहां पर क्या होना चाहिए था? यहां पर टू बाय होना चाहिए था, ठीक है। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा कि इनफ के बाद अगर कोई भी वर्ब आ रही है, इनफ के बाद अगर कोई भी वर्ब इसके आगे आएगी तो वो इन्फिनिटिव की फॉर्म में ही आएगी, ठीक है। अब बात करते हैं टू बी वर्ब्स की। जैसे यहाँ पर टू बी वर्ब्स लिखा हुआ है, तो टू बी वर्ब का क्या मतलब होता है? पहले तो टू बी वर्ब समझिए कि टू बी वर्ब क्या होता है। सी टू बी वर्ब एक्चुअली में कौन कौन सी होती है? इज, आर, एम, वॉज और वर, ठीक है, ये टू बी वर्ब्स होती हैं। अगर इनका इस्तेमाल किया जा रहा है तो हम लोग इन्फिनिटिव का इस्तेमाल करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं, जैसे आई एम here teaching you, ठीक है, एक सेंटेंस है सिंपल, आई एम हियर टीचिंग यू। ये सेंटेंस यहां पर गलत है, क्यों? क्योंकि देखिए यहां पर आपका जो आया है वो क्या आया है? टू बी वर्ब आई है, ठीक है, और यहां पर अगली वर्ब आ गई। और मैंने अभी आपको बताया कि अगर
टू बी वर्ब का इस्तेमाल, देखिए यहाँ लिखा हुआ है साफ साफ, अगर टू बी वर्ब का इस्तेमाल किया जाएगा तो आपको इन्फिनिटिव का इस्तेमाल करना पड़ेगा, यानी कि यहाँ पर टीचिंग नहीं हो सकता, यहाँ पर होना चाहिए था टू टीच यू। ये आपका सही आंसर होगा। कुछ भी हो सकता है, एम की जगह पर आर हो सकता है, आई मीन हेल्पिंग जो भी टू बी वर्ब होती हैं, इज आर एम वॉज वर, ठीक। तो अगर इनका इस्तेमाल किया जा रहा है तो यहाँ पर हम लोग इन्फिनिटिव का इस्तेमाल करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत पूछा जाता है इसके ऊपर, और 90% स्टूडेंट्स यहाँ गलत करके आते हैं। आई एम हियर टीचिंग यू, आई एम हियर हेल्पिंग यू, बोलने में सही लगेगा लेकिन ग्रामेटिकल गलत है। आई होप यू अंडरस्टैंड। अब देखिए तीसरी बात जो है, ये जो वर्ब्स आप देख रहे हो इनको आप डायरेक्टली याद कर लीजिए। रीजन मैं बता रहा हूँ क्योंकि वैसे तो बहुत सारी वर्ब्स हैं जिनके बाद इन्फिनिटिव का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन ये कुछ ऐसी वर्ब्स होती हैं जो एग्जाम में एसएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूं तो यहां से वो सीधा सीधा जो है वर्ब को उठाकर सेंटेंस में इस्तेमाल करते हैं और जो है आपकी एरर यहां से बनाई जाती है। इसका मैंने एग्जांपल ले रखा है तो मैं इसका एग्जांपल आपको आगे बताता हूं। देखिए ये दो सेंटेंसेस हैं, सी ये दो सेंटेंस आपके सामने हैं, ये एग्जाम में आए हुए सेंटेंस हैं और आप देखिए इन्फिनिटिव से एरर कैसे, कितनी अच्छी एरर यहाँ पर बनाई गई है। देखिए द डॉक्टर एडवाइज्ड मुन्ना एंड रवि फॉर गोइंग मॉर्निंग वॉक डेली। अब देखिए अगर आप इसको पढ़ेंगे तो सेंटेंस आपको ठीक लगेगा, ये एसएससी के ही सेंटेंस मैंने लिए हैं जो इन्फिनिटिव से क्वेश्चन बने हुए हैं। तो देखिए अगर आप ध्यान से देखें तो मैंने आपको भी क्या बताया था, मैंने यहाँ पर आपको एक चीज बताई थी। देखिए ये जो कुछ वर्ब्स होती है जैसे एडवाइस है, कमांड है, रिक्वायर है, रिफ्यूज है, ट्राई, डिसाइड, ये कुछ वर्ब्स होती हैं जिनका इस्तेमाल अगर एक सेंटेंस में किया जा रहा है मेन वर्ब की तरह, तो हम लोग इस्तेमाल करते हैं किस चीज़ का, हम लोग इस्तेमाल करते हैं इन्फिनिटिव का। तो यहाँ पर एडवाइस मेन वर्ब है और उसके बाद अगली वर्ब आई है गोइंग, है ना, गो भी एक वर्ब होती है। तो यहाँ पर आईएनजी नहीं आना चाहिए था, यहाँ पर आना चाहिए था टू गो, ये सही सेंटेंस होगा। अगला सेंटेंस देखिए, ही वाज अबाउट टू टेलिंग, अबाउट टू टेलिंग वॉज का इस्तेमाल हो गया, यानी कि टू बी वर्ब का इस्तेमाल हो गया, तो यहाँ पर टू टेलिंग नहीं होना चाहिए था, टू टेल होना चाहिए था, ठीक है। तो इस तरह से इन्फिनिटिव से एरर आती है। आई होप यू अंडरस्टैंड। और ये हमने छोटा सा टॉपिक इसलिए लिया था क्योंकि अभी ये वर्ब का एक सेगमेंट है, पूरा वर्ब नहीं है ये इन्फिनिटिव एक छोटा सा सेगमेंट है इंडिपेंडेंट, तो वो मैंने डिस्कस किया और आई होप कि आपको पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच।